नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरह से केरला सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी और जब इतनी कड़ी आलोचना हुई तो उस अध्यादेश को वापस लाने की बात कही जा रही है। और फिलहाल केरल सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अभी ये कानून नहीं लाएंगे। ये कानून क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इस कानून से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक बड़ा धक्का पहुंचता। तो इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से जो कांग्रेस के अंदर कोहराम मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो उनके वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कहा है कि पार्टी 5 स्टार कल्चर से ग्रसित है और खासकर जब चुनाव में लीडर्स जाते हैं तो वो 5 स्टार्स में रहते हैं और फील्ड पर नहीं जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो किस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने उनको दो टूक जवाब दिया है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और हमारी तीसरी खबर है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 राज्यों से कोरोना पर उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है 2 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो कोर्ट ने काफी कंसर्न इस पर जताया है और कहा है कि आप 2 दिन में ये स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। तो चलिए आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर से। तो आइए बात करते हैं केरल सरकार के लाए गए अध्यादेश के बारे में, जिसके तहत एक नया सेक्शन यानी कि सेक्शन 118 को केरला पुलिस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इस अमेंडमेंट के जरिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी पोस्ट लिखता है, ऐसी ट्विटर पर लिखता है या फेसबुक पोस्ट ऐसी लिखता है जिसकी वजह से लोगों के मानसिक हालत पर अगर किसी न किसी तरीके से तनाव पहुंचता है या उसकी इंडिविजुअल डिग्निटी का हनन होता है, तो इन सारे केसेस में ऐसे व्यक्ति को पोस्ट लिखने के लिए 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों चीजें हो सकती हैं। अब आपको बता दें कि इस 118A की काफी आलोचना की गई है। ये कहा जा रहा है कि आप पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे देंगे, पुलिस इसका बेजा इस्तेमाल कर सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, जो प्रेस की आजादी है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा, क्योंकि प्रेस जब किसी सरकार के खिलाफ अगर कोई सवाल पूछेगा या लिखेगा तो उठा के प्रेस के रिपोर्टर को या उस ऑर्गेनाइजेशन को उठाकर बंद कर दिया जाएगा, उसको जेल हो जाएगी। तो इन तमाम जो दलीलें हैं इनको लेकर काफी आलोचना हुई है। अब आपको बता दें कि केरल के ही एक एक्टिविस्ट थे अनूप कुमार, जिन्होंने 2015 में 118A नहीं बल्कि 118D सेक्शन की उन्होंने काफी आलोचना की थी। उसको वो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर पहुंचे थे। केरला पुलिस एक्ट का ही वो एक हिस्सा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, इट इज अ वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसी तरह से सेंटर की जो IT एक्ट है उसका 66A आप उठा के देख लीजिए, वो भी बार बार लोग ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, प्रेस की आजादी का एक वायलेशन है। तो ये तमाम आलोचनाओं के बीच अब केरल सरकार ने यानी कि पिनाराई विजयन की सरकार ने कहा है कि अभी वो ये कानून लागू नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, और LDF के बहुत सारे लोग थे, तो वो उसकी काफी कड़ी आलोचना कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अब विधानसभा असेंबली में इसके ऊपर काफी बहस होगी और तब उसके बारे में ये सोचेंगे कि इसको कैसे लाया जाए। लेकिन साथ में पिनाराई विजयन ने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए कि इस कानून को लाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आप देखिए कि किस तरीके से जो हेट स्पीचेस हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में चलाया जा रहा था, इंडिविजुअल डिग्निटी का हनन हो रहा था, और इसको लेकर समाज के बहुत सारे लोगों ने उनके पास शिकायतें की थी, जिसको लेकर वो ये कानून लेकर आए थे। लेकिन अगर आप केरला की प्रेस से अगर आप बात करें तो आप जिस तरह से गोल्ड स्कैम के केस में जिस तरह से पिनाराई विजयन सरकार की आलोचना अभी हाल में हुई है, और वहां पर चुनाव अभी अगले साल ही है, ज्यादा टाइम उसमें नहीं बचा है, तो जाहिर सी बात है कि इसे एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में भी देखा जा रहा था। जो विपक्षी पार्टीज थी, चाहे वो UDF की सरकार, चाहे UDF हो चाहे वो BJP हो, सारी पार्टीज ये कह रही थी कि ये प्रेस की आजादी का हनन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है और ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जिसको नहीं लाना चाहिए। तो इन सारी आलोचनाओं को देखते हुए पिनाराई विजयन ने फिलहाल इस कानून पर लागू करने के लिए इस पर रोक लगा दी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
जो केंद्रीय लीडरशिप है सीपीआईएम की, उसने इंटरवीन किया है। उनके हस्तक्षेप के बाद ये काम हुआ है। सीताराम येचुरी ने आज सुबह एक स्टेटमेंट दिया है कि ये केरल सरकार का डिसीजन था इस अध्यादेश को लाने का, पार्टी का नहीं था। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है कि उन्होंने इस बात से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया कि ये पार्टी का डिसीजन नहीं बल्कि केरल सरकार का डिसीजन था। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे खासकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर अलग अलग देश अलग अलग कानून बना रहे हैं। पाकिस्तान में भी हाय तौबा इसको लेकर मची हुई है, जिस पर आपको मैंने भी 2 दिन पहले ही बताया था कि किस तरह से फेसबुक, ट्विटर और गूगल एक साथ उन्होंने धमकी दी है कि वो इमरान खान को छोड़कर की सरकार को यानी कि पाकिस्तान को वो छोड़ देंगे, ये तीनों कंपनीज। तो और भारत की जो सरकार है वो भी ऐसे डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कानून लाने की बात कर रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके का फीडबैक होता है, उसके क्या प्रावधान होते हैं। लेकिन फिलहाल एक राहत है इस खबर से कि ये अध्यादेश जो 118A का जो सेक्शन हम उसकी बात कर रहे थे, तो उस पर फिलहाल रोक लग गई है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस में चल रहे कोहराम की। कांग्रेस में बिहार के जो परिणाम, वहां के चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से बिल्कुल कांग्रेस तितर बितर सी लग रही है। और खासकर जब से कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि आत्मविश्लेषण का जो समय था कांग्रेस का वो खत्म हो गया है, तो समय समय पर कोई ना कोई लीडर इस समय बड़ा वो आगे बढ़ चढ़कर बोल रहा है। पहले कपिल सिब्बल ने बोला, फिर पी चिदम्बरम ने बोला, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी बोला, और अब बारी है वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर जो वो पार्टी 5 स्टार कल्चर से ग्रसित है। उनका जो पूरा इंडिकेशन था वो इस बात को लेकर था कि जो लीडर्स हैं वहां पर जब चुनाव में वो जाते हैं तो फील्ड में नहीं जाते हैं, वो 5 स्टार में बैठे रहते हैं 2-3 दिन बिताकर और फिर वो वापस चले आते हैं। इससे पार्टी का कोई फायदा नहीं होता है। तो इन बातों को गुलाम नबी आजाद ने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस समय कांग्रेस की, उसमें एक बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, क्योंकि लोग और जो लीडर्स हैं यानी कि जो ग्रास रूट पे जो लीडर्स हैं और जो पार्टी के लीडर्स हैं उनके बीच में पूरा डिस्कनेक्ट है, और जो आम जनता है और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आपस में इस समय कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो जो 23 लीडर्स जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी अगस्त के महीने में, तो ये लीडर्स को रिबेल कहना यानी कि बागी नेता का इन्हें नाम देना ये गलत होगा, क्योंकि ये ऐसे लीडर्स हैं जो कांग्रेस का हित चाहते हैं, कांग्रेस में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लीडर्स हैं। उन्होंने कहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर इलेक्शंस, और इलेक्शंस की उन्होंने बात करी है कि कांग्रेस में हर लेवल पर चुनाव की जरूरत है, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, तो हर लेवल पर कांग्रेस में चुनाव होने की जरूरत है, और यहां तक कि प्रेसिडेंट का भी चुनाव होना चाहिए। इस बात को लेकर कपिल सिब्बल ने भी कहा था। तो ये 5 स्टार कल्चर वाली बात सुनते ही अधीर रंजन चौधरी, जो कि काफी हमलावर रहे हैं कपिल सिब्बल के ऊपर भी, तो उन्होंने आज गुलाम नबी आजाद के ऊपर भी एक 2 टूक बोला है और कहा है कि गुलाम नबी आजाद तो बहुत सीनियर लीडर हैं और ये उसी कल्चर में पले बड़े हैं, तो आज ये अपना मुंह क्यों खोल रहे हैं। और पार्टी के लिए जो एआईसीसी की जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए ये नेता वेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं, और इतनी क्या जल्दी है कि ये प्रेस में जाकर और अपनी पार्टी की ही बदनामी कर रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि अगर 5 स्टार कल्चर की वो बात करते हैं तो ऐसे 5 स्टार कल्चर की उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो एक बहुत ही मामूली नेता है और इस चीज से वो बहुत आहत है। अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को कहा है और उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि अब ये जो लीडर्स जो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि पार्टी के हित में क्या चीज है, कैमरे के सामने जाकर लोगों को बोलना या फिर आत्ममंथन करना। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस समय चुनाव के परिणाम के बारे में बात करना और ये कहना कि नहीं कांग्रेस ने का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो ये बिल्कुल चोट पर नमक लगाने वाली बात है। और इन सारी बातों को अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों चुप हैं। इतने सारे लीडर्स बोल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में इतनी बातें आ गई हैं, लीडरशिप
लीडरशिप क्राइसिस, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कनेक्ट, रिफॉर्म्स पार्टी में नहीं है, बिल्कुल एक इमेज और एक जो छवि बन रही है कांग्रेस की, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस आज भी कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, कई राज्यों में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में नजर आ रही है। लेकिन फिर भी जो एक तरीके का मीडिया परसेप्शन है इस समय कांग्रेस के बारे में, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि इस समय जो बागडोर है पार्टी की, वो पता नहीं किसके हाथ में है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? लीडरशिप क्राइसिस के सवाल को लेकर बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 1.5 साल हो गया है, कांग्रेस अपने अध्यक्ष को कब चुनेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय लीडरशिप को देना जरूरी है। और ये जो सीनियर लीडर्स हैं जो अपने आप को रिफॉर्मिस्ट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बागी नेता नहीं है, तो इनकी बातों में भी थोड़ा वजन नजर आता है। तो इन सारी चीजों को कौन एड्रेस करेगा? सोनिया गांधी करेंगी या कोई और करेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार के ऊपर ही सारे कांग्रेसियों का भरोसा है, तो आज गांधी परिवार के लोग यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों चुप हैं? इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए बात करते हैं कोरोना मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 4 राज्य सरकारों से यानी कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम की सरकारों से जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाह की बेंच ने इन सारी सरकारों से 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और उस रिपोर्ट में इनको क्या देना है, किन बातों की डिटेल्स इन सरकारों को देना है? इनको ये बताना है कि स्थिति को ये कैसे नियंत्रित करेंगे, मरीजों के प्रबंधन के बारे में ये क्या कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति क्या है। आपको ध्यान दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था कि किस तरीके से जो विजुअल सामने नजर आ रहे थे कि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आईसीयू बेड्स नहीं है, उनके साथ जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर किस तरीके का एक ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम दखलंदाजी करता रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों को जिस तरह से चीजें नियंत्रित करनी चाहिए उन्होंने नहीं किया। अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको कोर्ट को जगाने की जरूरत पड़ती है और आपने एक्शन लेने में देरी कर दी। तो समय समय पर कोर्ट ही इंटरवीन करता रहा है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 राज्यों से यानी कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम से 2 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट मांगने को कहा है और इन सारी राज्य सरकारों को 2 दिनों में ही स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन आपको बता दें कि कल भी एक मीटिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में कोरोना की महामारी को लेकर ही मीटिंग है कि किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले की खबर थी कि जब ये कहा जा रहा था कि दिल्ली और मुंबई की जो फ्लाइट्स हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगाने की शायद उस पर मंथन हो रहा है। कई राज्य हैं जो दोबारा अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। इस समय पूरे विश्व में कहीं पर 2nd और कहीं पर 3rd वेव की बात कही जा रही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे यूरोप जहां पे कि बहुत ज्यादा सर्ज नजर आ रहा है, तो कुछ देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, वहां पर लॉकडाउन की भी बात कही गई है। तो स्थिति वाकई में बेकाबू है। और आज कोर्ट की अगर एग्जैक्ट वर्ड्स में कोट करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिचुएशन लुक्स ग्रिम एंड वी नीड टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि आत्ममंथन करने की जरूरत है इन सारी राज्य सरकारों से, यानी कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम जहां पर बहुत ज्यादा केसेस इस समय सामने आ रहे हैं, उन सरकारों से यह कहा गया है कि अगर आप आत्ममंथन नहीं करेंगे तो दिसंबर के महीने में चीजें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। यहां तक कि गुजरात सरकार को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां पर त्योहारों के बीच में पार्टीज, शादी सब कुछ नजर आ रहा था। तो जस्टिस एमआर शाह ने इस बात को कहा कि व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस तरीके की चीजें आज सामने नजर आई हैं इस हियरिंग के दौरान और सुप्रीम कोर्ट ने काफी चिंता जताई है कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है इकोनॉमिक सिचुएशन को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ अनलॉक तो कर दिया केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आने के बाद, लेकिन नियंत्रण जहां पर रखना चाहिए था और नियम और कानून का एनफोर्समेंट होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। तो इन सारी सरकारों को तलब किया गया है अभी अपनी इनको स्टेटस रिपोर्ट देनी है और ये 2 दिनों में जब स्टेटस रिपोर्ट देंगे तो उसमें देखना होगा कि किस तरीके की सिचुएशन के बारे में ये राज्य सरकार
कहती हैं। हालांकि जहां तक दिल्ली का सवाल है और बाकी राज्य हैं, उन्होंने कहा है कि वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, आईसीयू बेड्स को बढ़ाया जाए। रही बात दिल्ली की, तो वहां पे कहा जा रहा है कि अमित शाह के नियंत्रण में बहुत सारे आईसीयू बेड्स भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको 18 दिन क्यों लग गए कि जो शादी ब्याह में जो गेस्ट्स आने वाले हैं उनकी संख्या को 100 से 50 करने में आपको 18 दिन क्यों लग गए। तो ये सारी बातें एक चीज को पॉइंट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से एनफोर्समेंट में भारी कमी है। गाइडलाइन सारी पेपर पर है, लेकिन नियंत्रण, एनफोर्समेंट, ये चीज नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा अगर आप सरकार को भी दोष दें, ठीक है, सरकार की जो ढिलाई है वो है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म डिसिप्लिन अगर खुद से नहीं आएगा तो चाहे कितने भी नियम कानून आप कर लें, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि दिल्ली में मास्क को लेकर, मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो आप पर 2000 रुपए का फाइन लगाने की भी बात कही गई थी। तो ऐसे कड़े नियम कानून, नियंत्रण लाने के लिए ठीक तो है, लेकिन आप खुद से जब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक इस कोरोना महामारी का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी अभी वैक्सीन पर बातें चल रही हैं कि शायद हम जनवरी में या फरवरी में वैक्सीन को देख सकते हैं या वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा, लेकिन हर आदमी के हाथ में क्या वैक्सीन कब तक मिलेगा, इसके बारे में अभी भी कहना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद अब देखना यह है कि ये जो 4 राज्य सरकारें हैं, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम, ये अपने स्टेटस रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की एजेंडा की स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। आप बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।